Strongly on behalf of Telugu Desam Party support this bill. Thank you, sir. Thank you. श्री मयंक कुमार नायक जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 राज्यसभा में विचार और पारित हेतु लाया गया है। मैं उस बिल का समर्थन करता हूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ को लेकर चलने वाला, वो चाहे रेल में, रोड में या समुद्री में विकास में भारत को कैसे नंबर 1 पे लिया जाए, उसकी सतत चिंता करते हैं। 2047 में विकसित भारत बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री का जो स्वप्न है, उससे पूरा करने के लिए भारत को हर क्षेत्र में विकास हो, उसी के लिए सभी मंत्रालय कार्य करते हैं। और उसी श्रृंखला में आज माननीय मंत्री जी सर्बानंद सोनोवाल जी इस बिल को लेकर आए हैं। भारत की 11,000 से ज्यादा किलोमीटर लंबा तट रेखा $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की धुरी है, जो हमारे कुल व्यापार का 95% मात्रा और लगभग 70% मूल्य में संचालित करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे समुद्री क्षेत्र ने अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग 2014 और 15 में 581 मिलियन टन से बढ़कर अभी 2024-25 में 855 मिलियन टन के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचकर 47% की वृद्धि की है। पिछले दशक में प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता में भी 87% का भी विस्तार हुआ है। जहाज जिन्हें कभी लगभग 4 दिन लगते थे, अब केवल 48 घंटों में टर्न अराउंड हो रहे और डिजिटलीकरण के और प्रक्रिया सरलीकरण से 48% से भी ज्यादा सुधार हुआ है। सागरमाला के अंतर्गत 1,41,000 करोड़ रुपए मूल्य की 272 परियोजनाओं पूरी की है, जिनमें जेटी, फेरी टर्मिनल, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और बर्थ विस्तार को शामिल किया गया है। तटीय शिपिंग में 118% वृद्धि, जबकि अंतर्देशीय जलमार्गों पर माल ढुलाई 700% की चौंकाने वाली वृद्धि 2014 से 6.9 MMT से बढ़कर आज 55 MMT से अधिक हो गई है। विश्व बैंक के ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी अब 9 भारतीय बंदरगाह विशाखापट्टनम 19 में और मुंद्रा 27वें स्थान पर आया है। पुराने कानून की जो चुनौतियां थी कि हमारे बंदरगाह अभी एक 1908 के भारतीय बंदरगाह अधिनियम द्वारा शासित है और जो औपनिवेशिक काल की अप्रासंगिक व्यवस्था है। 1950 में 21 मिलियन टन संभालने वाला प्रमुख बंदरगाह आज 855 मिलियन टन संभालता है और उसका 28% वृद्धि हुआ है। वर्तमान ढांचे में दीर्घकालीन योजनाओं और पर्यावरणीय प्रावधान, आपदा प्रबंधन, प्रोटोकॉल और विवाद निवारण जैसी कोई आवश्यक व्यवस्थाओं का अभाव था। परंतु नए विधेयक में वैश्विक समझौतों के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी उपाय, आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन की प्रावधान किया गया है। तकनीकी एकीकरण, पारदर्शिता और आधुनिक शासन व्यवस्था और उप प्रासंगिक प्रावधानों को हटाकर आधुनिक नियम शामिल किया गया है। केंद्र और राज्य की परामर्श ढांचे के माध्यम से बंदरगाहों का समन्वित विकास हो, वैसा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। राज्य की समुद्री बोर्डों का गठन और सशक्तिकरण हो और गैर प्रमुख बंदरगाहों पर विवाद निवारण समितियां और समयबद्ध समाधान हो, इसके लिए भी इस बिल में व्यवस्था की गई है।
आपदा प्रबंधन हो या सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना हो, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये भी हो रहा है। मैरीटाइम सिंगल विंडो प्रणाली, डिजिटल घोषणा और इलेक्ट्रॉनिक डेटा को साझा किया गया है। शुल्क और दरों में पारदर्शिता, ऑनलाइन प्रकाशन भी किया जा रहा है। राज्य और केंद्र को सहयोगात्मक नियम बनाने के लिए भी अधिकार दिया गया है। दंड और प्रावधानों का आधुनिकीकरण और कुछ अपराधों को गैर अपराधीकरण करने की भी व्यवस्था इस बिल में की गई है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका की तरह केंद्रीय विशेषज्ञ परिषद द्वारा आयोजित यूरोपीय संघ की तरह अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण का भी इस बिल में प्रावधान किया गया है। रोटरडैम, सिंगापुर, श्रीलंका की तरह शुल्क में पारदर्शिता आए, ऐसा भी इस बिल में प्रावधान किया गया है। इस बिल के आने से जो अपेक्षित परिणाम है, निजी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि होगी, बंदरगाह इंटरलैंड कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लॉजिस्टिक लागत में कमी होगी। समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण अनुपालन और आपदा प्रबंधन में भी सुधार होगा और उभरते क्षेत्रों में ब्लू इकोनॉमी, क्रूज टर्मिनल, ग्रीन पोर्ट, ट्रांसमिशमेंट और हब को प्रोत्साहन मिलेगा। ये विधेयक भारत को 2047 तक वैश्विक समुद्री नेतृत्व दिलाने वाला मैरीटाइम अमृतकाल का आधार बनेगा। इसीलिए मैं साहब इस बिल के लाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को अभिनंदन करता हूँ और बिल का समर्थन करता हूँ। थैंक धन्यवाद। यू।